तो खास रूप से हमें स्वतंत्रता संग्राम को कवर करना है, और वो भी किसके संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में। आपके अधिकतम प्रश्न जो हैं आपको यहीं से मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमने यहाँ पर इतिहास को कवर किया, क्या क्या पढ़ना और किस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर प्राचीन भारत है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा बच्चे, प्राचीन भारत को जनरली हम मगध साम्राज्य से सोचते हैं, और मगध साम्राज्य बिहार में ही था बच्चे। इसीलिए प्राचीन काल दूसरे नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे प्राचीन भारत का इतिहास बिहार के ही भूमि से चल रहा है। इसलिए हमें दूसरे नंबर पर इसको कवर करना है। और हाँ, तीसरे नंबर पर आपको मध्यकालीन भारत को कवर करना है। पूरी बात समझ में आ गई? और मध्यकालीन जो भारत है बच्चे, उसमें आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पर ध्यान देना है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्या इंपॉर्टेंट है। अब इतिहास के बाद जो अगला महत्वपूर्ण है वो है भारत का भूगोल। क्या है? भारत का भूगोल। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि भारत का भूगोल भी हमें कैसे पढ़ना है, तो बिहार के विशेष संदर्भ में। यहां भी ये शब्द जुड़ा हुआ है कि आपको भूगोल भी पढ़ना है, तो किसके विशेष संदर्भ में पढ़ना है? बिहार के विशेष संदर्भ में। और यहां पर केयर कीजिएगा, कहा गया है भारत का भूगोल। क्लियर है बच्चे? क्या कहा गया है? भारत का भूगोल। और किसके संदर्भ में? तो हम कहेंगे बिहार के विशेष संदर्भ में। यहां पूरी बात आपको समझ में आ गई है? अच्छा, अब देखिए भूगोल में जनरली हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा इस बात पर केयर करते हैं। तो बच्चे भूगोल में आपको खास रूप से प्राकृतिक भूगोल पर ध्यान देना है। खास रूप से किस पर ध्यान देना है बच्चे? प्राकृतिक भूगोल पर, चाहे वो भारत पूछे या बिहार पूछे। अब देखिए प्राकृतिक भूगोल में क्या आता है, तो बच्चे प्राकृतिक भूगोल में आता है भौगोलिक भूभाग या भौगोलिक बच्चे भू आकृति। भौगोलिक भू आकृति। अब देखिए भौगोलिक भू आकृति क्या होता है? पर्वत, पठार, नदी, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, इन सभी चीजों को हम भू आकृति में लाते हैं। क्लियर है? तो भारत की भौगोलिक भू आकृति को भी पढ़ना है और बिहार की भी भौगोलिक भू आकृति को पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद फिर क्या हो गया? जलवायु। तो भारत की भी जलवायु को, बिहार की भी जलवायु को, और फिर वनस्पति, और फिर मृदा। और क्या? मृदा। तो चाहे वो भारत के रेफरेंस में हो या बिहार के संदर्भ में, आपको दोनों करना है। तो बच्चे जो प्राकृतिक भूगोल होता है, प्राकृतिक भूगोल में खासकर भौगोलिक भू आकृति की बात की जाती है। अगर बिहार में कोई पर्वत है उनके बारे में पूछा जाएगा, मैदान के बारे में पूछा जाएगा, नदी की घाटी के बारे में पूछी जाएगी, जमीन पर कोई भू आकृति है उसके बारे में पूछा जाएगा, वनस्पति पूछी जाएगी, मृदा पूछी जाएगी, जलवायु पूछी जाएगी। अच्छा, फिर याद रखना है मानव आर्थिक भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव आर्थिक भूगोल। तो बच्चे सबसे पहले समझिएगा कि मानव आर्थिक भूगोल में क्या क्या हो सकता है। तो बच्चे आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है? व्यवसाय से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि मानव आर्थिक भूगोल में आपसे कृषि से प्रश्न आएंगे, उद्योग धंधों से आएंगे, खनिज से आएंगे, परिवहन से आएंगे, व्यापार से आएंगे, बंदरगाह से आएंगे। ऐसी चीजें जो हैं इसमें कवर की जाती हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो तैयार करना है वो तैयार करना है प्राकृतिक भूगोल। तो पहले नंबर पे प्राकृतिक भूगोल तैयार करेंगे और दूसरे नंबर पर हम मानव आर्थिक भूगोल तैयार करेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न आपके प्राकृतिक भूगोल से ही आएंगे। और याद रखिए बिहार का विशेष संदर्भ हमेशा हमारे साथ रहेगा, यानी हमें इसे बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। यहां पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। फिर यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। अब पूछा जाएगा
अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी। लेकिन बिहार की चीजें इसमें भी आनी चाहिए, बिहार का संदर्भ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि याद रखेंगे हम बिहार लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे याद रखिएगा कि आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था में पूछा जाएगा, तो राज्य व्यवस्था में क्या क्या ध्यान देना है, तो भारत और बिहार दोनों के शासन पर ध्यान देना है, हमें प्रशासन पर ध्यान देना है, पंचायत पर ध्यान देना है। क्लियर है? अच्छा, न्यायपालिका पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको किसके तहत पढ़नी है, राज्य व्यवस्था के तहत। तो याद रखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में हम भारत के शासन, प्रशासन, पंचायत, न्यायपालिका सबको पढ़ेंगे, पर हम बिहार का भी रेफरेंस रखेंगे। बिहार के भी शासन, प्रशासन, पंचायत और न्यायपालिका को हमें कवर करना है। क्लियर है? यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई। बिहार की राजनीतिक व्यवस्था के जो उतार चढ़ाव हैं उन्हें भी हमें समझना है, राजनीतिक परिवर्तनों से प्रश्न आते हैं वो सब हमें इसी में कवर करना है। यहां आपको पूरी बात क्लियर है? ओके ना। अब बच्चे उसके बाद हमें फिर देखना है कि और आगे आपसे क्या पूछा जाएगा राज्य व्यवस्था के बाद। तो याद रखिएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। क्लियर है बच्चे? और इकोनॉमी में भी हम बिहार का संदर्भ हमेशा रखेंगे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में बच्चे याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था की जो भी आधारभूत जानकारियां हैं वो होना चाहिए हमें बिहार के संदर्भ में। पूरी बैंकिंग प्रणाली भी हमें समझ में आनी चाहिए बच्चे। मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा के साथ साथ व्यापार व्यवस्था, उसके बाद भारत सरकार की योजनाएं एवं परियोजनाएं सब हमारे पास होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि योजना और परियोजनाओं को हमें बिहार के विशेष संदर्भ में देखना है, खासकर 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र, या ये कहा जाए बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद। क्लियर है? तो याद रखना है कि अर्थव्यवस्था में हमें आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, बैंकिंग की, मुद्रा की, व्यापार व्यवसाय की, और भारत की जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं हैं सबकी जानकारी होनी चाहिए, पर बिहार के विशेष संदर्भ में होनी चाहिए। क्लियर है? और हाँ, एक चीज क्लियर करना है कि स्वतंत्रता के बाद, या ये कहा जाए कि जैसे जैसे प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़े, तो आधुनिक समय में बिहार में जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी परियोजनाएं हैं, जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, सबकी जानकारी हमें रखनी है। और वो सब आपसे किस में पूछा जाएगा, तो ये सब आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था में पूछी जाती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है आपको? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो समय के साथ हमें सभी परिवर्तनों को जानना है और पूरे आधुनिक काल तक, यानी आज तक हमें सभी चीजों को समझना है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को समझना है, योजना को समझना है, और इन सब का संदर्भ हमें बिहार में भी रखकर देखना है। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है पूरे तरीके से क्या होती चली जाएगी, तैयार होती चली जाएगी। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं मिटाई से। अब देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद और क्या हमसे पूछा जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि यहां पर आपसे कुछ आंदोलनों की भी चर्चा की गई है। जैसे समझिए कि आगे आपसे पूछा जाएगा बच्चे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान। इस बात को भी याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान। मतलब बच्चे याद रखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को हम स्वतंत्रता संग्राम में भी जोड़ते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम से हम पूरे आज तक की स्थिति की
बात करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई आपको? तो याद रखना है कि आपसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी पूछा जाएगा जो आधुनिक भारत में ऑलरेडी है बच्चे, उसी के संदर्भ से हमें पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को भी करना है जो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत ही है। क्लियर है? स्वतंत्रता संग्राम पर पूरा ध्यान देना है। और मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत में भी कहा था कि बिहार के योगदान को विशेष रूप से फोकस करना है, तो यहां पर हमें बिहार का योगदान भी देखना है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा, उसके बाद बच्चे अन्य जो आपसे पूछा जाएगा, सामान्य योग्यता जांचने वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सामान्य योग्यता जांचने वाले प्रश्न। क्लियर है बच्चे? अब जरा समझते हैं कि ये सामान्य योग्यता जांचने वाले प्रश्न क्या होते हैं। सामान्य योग्यता जांचने वाले प्रश्न क्या होते हैं? तो बच्चे याद रखिए, इसमें कुछ प्रश्न गणित के भी होते हैं, कुछ प्रश्न जो हैं बच्चे तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग के भी होते हैं। पूरी बात समझ में आई? तो सामान्य योग्यता में आपको कुछ गणित के प्रश्नों का, मैथ के प्रश्नों पर ध्यान देना है और कुछ तर्कशास्त्र के प्रश्नों पर भी ध्यान देना है, आप जिसे रीजनिंग कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो जब आप इन चीजों को करेंगे तो आपकी सामान्य योग्यता की भी तैयारी होगी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा बच्चे, ये तो एक यूनिवर्सल सिलेबस रहा जो मैंने आपको समझाया है, और सब में मैंने क्या कहा था कि बिहार का विशेष संदर्भ होगा। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा कि उन संदर्भों के अलावा भी बिहार का प्रादेशिक ज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? यानी बिहार का प्रादेशिक ज्ञान यानी बिहार का भूगोल तो पूछा ही जाएगा बच्चे। इसके अंदर बिहार का इतिहास भी होगा, समझ में आया? सारी योजनाएं होंगी, बिहार के मेले भी होंगे, बिहार के त्योहार भी होंगे बच्चे। फिर बिहार का लोक गीत पूछा जाएगा, लोक नृत्य पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं एक्सेट्रा इत्यादि। पूरी बात समझ में आई? तो ये सब बिहार का प्रादेशिक ज्ञान है। तो जब हम अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे तो पूरे जीएस के साथ साथ हम बिहार के प्रादेशिक ज्ञान को भी पढ़ते चलेंगे, ताकि सारी जीएस हमारी जो है अपने आप तैयार होती चली जाए। तो बच्चे ये सब कोई ये चीज नहीं है, आप जैसे भूगोल पढ़ेंगे तो सब कुछ एक तरह से मिलता जुलता है। बस बिहार का जो संदर्भ होगा या बिहार के जो विशेष शब्द होंगे बस उसे हमें याद रखना है। पूरी बात समझ में आ गई है? तो बच्चे इस तरीके से हम प्रारंभिक परीक्षा की अपनी समग्र तैयारी करते हैं। क्लियर है? और जब हम प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, पास करते हैं, तो अब हम इसके दूसरे चरण में आते हैं। तो चलिए अब मैं दूसरे चरण की बात करता हूं। यहां आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है ना? अब बच्चे जो दूसरा चरण है याद रखिए उसे क्या कहा गया है, मैंने आपको बताया था, उसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। क्लियर है? मुख्य परीक्षा। तो चलिए अब मुख्य परीक्षा के बारे में सीखते हैं कि मुख्य परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा और आप उसको किस तरीके से कवर करते हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम याद रखेंगे। वैसे अभ्यर्थी बच्चे जो प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, अब वो कहां आते हैं? वो आते हैं मुख्य परीक्षा में, आप जिसे क्या कहते हैं, मेंस का एग्जाम। अब मुख्य परीक्षा में जो प्रश्नों का आंसर होगा वो क्या होगा? लिखित उत्तर होगा। मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, ये व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि आप लिखित उत्तर देंगे। समझ में आया बच्चे? अच्छा देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसमें अलग अलग विषय होते हैं। जैसे एक होता है विषय कोड, पहले हम विषय के कोड की भी बात करेंगे, स्पष्ट है? फिर याद रखिएगा बच्चे, फिर कौन सा विषय है, क्लियर है? फिर उसका पूर्णांक क्या है और फिर उसकी अवधि क्या है कि आपको कितने देर बैठकर वो परीक्षा देनी है। तो बच्चे देखिए विषय कोड में पहला कोड है 01, स्पष्ट है? तो ये जो 01 है बच्चे, इसमें जो विषय आता है वो आता है सामान्य हिंदी। क्या आता है? सामान्य हिंदी।
और सामान्य हिंदी का जो पूर्णांक है, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, सामान्य हिंदी का पूर्णांक जो है वो कितने हैं, 100 अंक हैं। और आपको कितना समय मिलेगा, आपको मिलेगा 3 घंटे। आप 3 घंटे तक बैठकर इस एग्जाम को देंगे। क्लियर है? अच्छा, फिर देखिए दूसरा विषय का कोड है 02, जिसे कहा गया है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन पत्र। क्लियर है बच्चे? प्रथम। क्या कहा गया है? सामान्य अध्ययन पत्र प्रथम। ये भी आपसे जो होंगे ये 300 अंक के होंगे। कितने होंगे? 300 अंक होंगे बच्चे पूर्णांक। और ये भी आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा कि आप 3 घंटे तक बैठकर लिखित परीक्षा देंगे। उसी तरह बच्चे 03 जो है वो दूसरा सामान्य अध्ययन का पत्र है। क्लियर है? ये भी सामान्य अध्ययन है, यानी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के 2 पेपर हैं बच्चे, एक पत्र 1 है और दूसरा पत्र 2 है। इसका भी पूर्णांक जो है 300 है और आप कितने देर बैठ करके ये एग्जाम देंगे? 3 घंटे। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि मुख्य परीक्षा लिखित होंगे, उत्तर इसके लिखित हैं, व्याख्यात्मक है। इसमें पहले 01 बच्चे विषय का कोड जो कहता है सामान्य हिंदी, कुल पूर्णांक कितने होंगे? 100, अवधि कितनी है? 3 घंटे। 02 जो विषय का कोड है वो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, 300 अंक 3 घंटे। फिर सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंक और 3 घंटे। उसके बाद बच्चे आपको एक ऐच्छिक विषय लेनी होगी, एक ऐच्छिक विषय लेनी होगी। तो याद रखेंगे कि कुल 34 विषय है आयोग के पास। कितने विषय हैं? कुल 34 विषय हैं। आप उन 34 विषयों में से कोई भी एक विषय लेंगे, तो जब कोई भी एक विषय लेंगे बच्चे, तो आपके पास कुल कितने पत्र होंगे? 4 पत्र होंगे, एक हिंदी, 2 सामान्य अध्ययन और एक आपके ऐच्छिक विषय का। क्लियर है? चलिए अब एक एक पर एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या जो है आपसे पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आई? अच्छा बच्चे एक बात क्लियर कीजिएगा, ये जो ऐच्छिक विषय है इसका भी अंक 300 होगा। क्लियर है? और इसमें भी आपको पूरे 3 घंटे बैठकर एग्जाम देना है लिखित उत्तर में। अब हम एक एक को समझेंगे कि किस पत्र में क्या पूछा जाएगा और हमारी रणनीति क्या होगी, हम कैसे तैयारी करेंगे। यहां पूरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए मैं मिटाता हूं इसे, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। बच्चे याद रखिएगा कि सबसे पहले मैं सामान्य हिंदी की बात करता हूं। क्लियर है? पहले हमें क्या समझना है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में कुल अंक 300 हैं, लेकिन बच्चे इस पत्र को कहा गया है क्वालिफाइंग पेपर। यह कैसा पत्र है बच्चे? क्वालिफाइंग पत्र है, क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है? और कम से कम 30 अंक लाना है। कम से कम कितना अंक लाना है? 3 अंक लाना है। सॉरी बच्चे, 30 अंक लाना है। और याद रखिए इसके अंक नहीं जोड़े जाते, इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। पूरी बात समझ में आई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि आपसे सामान्य हिंदी का जो पत्र आएगा वो 100 नंबर का होगा, लेकिन ये सिर्फ जो है बच्चे क्या है आपके लिए? क्वालिफाइंग पेपर है। आपको इसमें पास करना है। लेकिन याद रखिए क्वालिफाइंग पेपर तो है, पर क्वालिफाई पेपर के साथ साथ ये निर्णयात्मक पेपर भी तो है। क्या है ये? निर्णयात्मक है बच्चे। क्लियर है? निर्णयात्मक है। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम इसमें 30 अंक लाना है, और जब 30 अंक लाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसके अंक जोड़े नहीं जाते। ये सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है और निर्णयात्मक है, यानी निर्णय लेता है। क्लियर हो गया? नाउ आगे बढ़ते हैं हम
अब हम आते हैं सामान्य अध्ययन के पत्र वन पर। यहां सभी बच्चे फोकस कीजिए, हम किस पर आएंगे? सामान्य अध्ययन के पत्र वन पर। सामान्य अध्ययन पत्र वन, और विषय कोड क्या मैंने आपको बताया था? 0। ये बच्चे केयर कीजिएगा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। चलिए अब आते हैं सामान्य अध्ययन के पत्र वन पर और देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के पत्र वन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पूरी बात यहां आपको समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है ना। अब यहां पर सभी लोग फोकस कीजिएगा, सामान्य अध्ययन के हम पत्र वन पर हैं। तो बच्चे आपसे पत्र वन में जो पूछा जाएगा, पहले याद रखिएगा भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास, बच्चे केयर कीजिएगा, आधुनिक इतिहास कहा है, इसका मतलब है प्राचीन भारत और मध्य भारत नहीं कहा गया है, ये आधुनिक इतिहास कहा गया है। और भारतीय संस्कृति, और क्या पूछा जाएगा बच्चे आपसे? भारतीय संस्कृति। समझ में आया? और एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर भी आपको बिहार का संदर्भ होगा। यहां भी क्या होगा? बिहार का संदर्भ होगा। मतलब के परीक्षार्थियों से यह आशा की जाएगी कि आपके पास आधुनिक इतिहास की पूरी जानकारी हो, भारत के संस्कृति की भी पूरी जानकारी हो। क्लियर है? 1857 के विद्रोह से प्रश्न आएंगे, बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रश्न आएगा बच्चे, संथाल विद्रोह से प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्नों पर हमें ध्यान देना है। और स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रश्न आएंगे, बिहार की भूमिका से संबंधित जो है प्रश्न आएंगे। रही बात संस्कृति की, तो आपको मौर्य कला की जानकारी होनी चाहिए, पाल कला की जानकारी होनी चाहिए, पटना चित्रकारी की जो कला है उसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब हमें भारत में और खासकर बिहार के जो सांस्कृतिक जीवन है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और हमें उसका पूरा क्या करना है? एनालिसिस करना है, क्योंकि परीक्षार्थियों से ये आशा की जाती है कि वो भारत के साथ साथ बिहार की भी चीजों को बखूबी जाने। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि ये भारत के बाद इसी में बच्चे आपसे फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी पूछा जाएगा, और पूरा सब आपको लिखना है। और फिर बच्चे सांख्यिकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके? सांख्यिकी के। तो हमें ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पूरी घटनाक्रम को याद करना है और सांख्यिकी को भी याद करना है, जो बच्चे गणित से मिलता जुलता है। जब हम इसको तैयार कर लेंगे तो हमारा पत्र वन अपने आप क्या होगा? तैयार होगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं कि पत्र 2 में, यानी दूसरे पत्र में हमें क्या पढ़ना है। क्लियर है? पत्र ये द्वितीय है ना। तो बच्चे यहां केयर कीजिए कि पत्र द्वितीय में हमें पहले भारत और बिहार के भूगोल की भी हमें क्या करनी है बच्चे? बात करनी है। स्पष्ट है? चलिए तो सबसे पहले याद रखिएगा, द्वितीय पत्र में आपसे भारतीय राज व्यवस्था पूछी जाएगी, लेकिन बिहार के विशेष संदर्भ में मैंने आपको पहले बताया है, शासन, प्रशासन, पंचायती राज योजनाएं, सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है बिहार के विशेष संदर्भ में। अच्छा, फिर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा बिहार के विशेष संदर्भ में, खासकर स्वतंत्रता के बाद, मैंने पहले भी कहा था कि खासकर स्वतंत्रता के बाद बिहार में जो भी उन्नति हुई है, राजनीतिक परिवर्तन के बाद जो प्रगति हुई है, योजनाएं हैं, परियोजनाएं, कृषि, उद्योग धंधे, इन सब के बारे में आपकी विश्लेषणात्मक जानकारी होनी चाहिए, जो वो आपसे पूछेंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है। उसके बाद बच्चे आपसे पूछा जाएगा भारत का भूगोल। क्या पूछा जाएगा आपसे? भारत का भूगोल, जो कि बिहार के विशेष संदर्भ में होगा। याद रखिएगा। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? भारत का भूगोल। यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा, भारत का भूगोल। और मैंने आपको पहले बताया है कि जो भारत का भूगोल पूछा जाएगा वो आपको बिहार के विशेष संदर्भ में होगा।
तो आपको बिहार के भी पूरे जलवायु, भौगोलिक भूभाग, नदी घाटियां, इन सब की विश्लेषणात्मक जानकारी होगी। तो हम यहाँ पर ये सारी चीजें लिखेंगे। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, फिर याद रखेंगे इसी में फिर आपसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भी सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर है? अच्छा बच्चे, एक बात क्लियर कीजिएगा कि जो विज्ञान के सवाल पूछेंगे वो प्रायोगिक पक्ष पूछेगा। प्रायोगिक पक्ष मतलब बच्चे कोई भी विज्ञान से, रक्षा विज्ञान, परमाणु विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत, ऐसी जो भी चीजें होंगी वो सब आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। उनके प्रभाव भी पूछे जाएंगे कि हमारे जीवन में उनका प्रभाव है क्या क्या है। पूरी बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद बच्चे आपका एक ऐच्छिक विषय होगा। क्लियर है? अब आप ऐच्छिक विषय जो भी रख लें फिर आप उसे देंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब बच्चे क्लियर कीजिए कि जब आप आधुनिक मेंस परीक्षा को पास करेंगे तो फिर आप साक्षात्कार में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, और आपसे साक्षात्कार जो ली जाएगी वो मौखिक तरीके से ली जाएगी, आमने सामने बैठकर। और कितने अंक होंगे? 120 अंक होंगे। तो याद रखिएगा कि मुख्य परीक्षा का अगर आप कुल अंक देखें तो 300 प्लस 300 प्लस 300 900 अंक, और ये 120 अंक। ठीक है? जब साक्षात्कार को भी आप दे लेते हैं बच्चे तो कुल अंक होता है, आप देख सकते हैं 1020 अंक। और जब आप साक्षात्कार को उत्तीर्ण कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो उत्तीर्ण के वक्त आपकी रैंक बनती है और रैंक के अनुसार आपको पद का आवंटन किया जाता है। पद का क्या किया जाता है बच्चे? आवंटन किया जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? और इस तरीके से जो है हम बीपीएससी का सफर पूरे तरीके से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चे हमने पूरी खुली परिचर्चा की, कैसे क्या चर्चा रही, और हमने अध्ययन रणनीति पर भी बात की। पूरी बात समझ में आ गई? मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।